29 जून 2024 को जब भारत ने वर्ल्ड T20 का टाइटल उठाया था तो सबको ये लगा था कि यहाँ से अब सुनहरे दौर की शुरुआत हो जाएगी। पर राहुल द्रविड़ आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली भी T20 से रिटायरमेंट ले बैठे थे और वहाँ पे एंट्री हुई गौतम गंभीर की, जो सबसे बड़े अनसेड हीरो रहे हैं इंडियन क्रिकेट के। 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल्स मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच होने चाहिए थे। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल्स वहाँ पे भी डिजर्व करते थे, पर वैसी सी बात नहीं। 29 साल की उम्र से ही उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, जो कुछ ज़्यादा वो इतना मेरे ख्याल से डिजर्व करते नहीं थे, और जिसके चलते उन्हें इंडियन टीम से भी बाहर जाना पड़ा। और अब जब कोच बने तो उनसे उम्मीदें बहुत अलग थी। क्यों? क्योंकि 2024 में मेंटर बन के केकेआर को आईपीएल टाइटल वहाँ पे वो जितवा के आए थे। चीज़ें अलग थी। पहली असाइनमेंट बहुत ट्रिकी थी। किसी तरह से T20s में श्रीलंका को हराया, जहाँ पे श्रीलंका अगर उस सीरीज को वापस मुड़ के देखेगी तो उनको लगेगा कि हाँ, उन्होंने मैचेस एकदम जीते हुए गंवाए। ओडीआईज में वैसी सी कहानी नहीं मिली और चीज़ें वहाँ पे बदली। इंडिया 27 साल के बाद श्रीलंका में एक बायलैटरल सीरीज हारा और वहाँ से चीज़ें काफ़ी मिक्स बैग रही हैं। हम 2 आईसीसी ट्रॉफीज़ भी जीते हैं, और उसके साथ साथ हम घर में वाइट वॉश होने भी शुरू हो गए हैं। और अब जब आयरलैंड ने भी हमें रौंद दिया, उसके बाद सवाल उठते हैं कि ऐसा क्या गौतम गंभीर गलत कर रहे हैं जिससे इंडियन क्रिकेट को सफ़र करना पड़ रहा है। 3 मेजर रीजंस हैं। पहला रीज़न जो हमने देखा है कि गौतम गंभीर का एक ऑब्सेशन है ऑलराउंडर्स को लेके और कुछ फिक्स प्लेयर्स को लेके। जैसे कि अगर आप टेस्ट सीरीज की बात करें तो वहाँ पे आपको 4 प्रीमियर बॉलर्स चाहिए होते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर्स चाहिए होते हैं, जबकि इंडिया बैटिंग क्वेश्चन के चलते 8 तक बैटर्स या ऑलराउंडर्स खिलाते हैं और लास्ट में 3 प्रॉपर बॉलर्स होते हैं, जिसके चलते मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया 6 बॉलर्स के साथ खेल रहा होता है। इसमें 3 ऑलराउंडर्स और 3 प्रॉपर बॉलर्स होते हैं, और उन बॉलिंग ऑप्शंस को इतने अच्छे से इंडियन टीम यूटिलाइज नहीं कर पाती। वॉशिंगटन सुंदर हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, कहीं ना कहीं इवन हर्षद राणा के लिए भी बात कही जाती है। उन्हें ऐसे लगता है कि बार बार चांसेस मिल रहे हैं। करंट एरा में विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह हमारे ऑल टाइम या ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स नहीं हैं। अब वो वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा बन गए हैं, जो कि किसी भी एंगल से एक अच्छा बेंचमार्क नहीं है। ऐसा नहीं है इससे फ़ायदा नहीं हुआ। हर्षद राणा एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट बन के सामने आ रहे हैं, पर ओवरऑल टीम सफ़र करती दिख रही है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है उनका ओवरऑल टैक्टिकल ब्रिलियंस। एक ऑब्सेशन है, हमेशा लेफ्ट राइट खिलाने की कोशिश करते हैं। टेस्ट मैचेस में भी हमने वो देखा है, एक प्योरिस्ट फॉर्मेट जहाँ पे ये चीज़ें इतना काम करती नहीं हैं, वो थोड़ा सा तंग करती हैं चीज़ें, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं चीज़ें। आप सीरीज़ बाई सीरीज़ देखें। सबसे पहले जब हम श्रीलंका गए, वहाँ पे फास्ट टर्नर्स हैं, पिच तेज टर्न करती है, आपको वैसे से स्पिनर्स चाहिए थे। वहाँ पे कुलदीप यादव उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थी, और बाकी जो हमने स्पिनर्स खिलाए वो बहुत डिफेंसिव थे। श्रीलंका ने वहीं पे एग्रेसिव स्पिन ऑप्शंस के साथ हमें रौंद के रख दिया। हमने वहाँ पे नंबर 3, नंबर 5 इन सब पोजीशंस के साथ भी एक्सपेरिमेंट्स किए। श्रेयस अय्यर को एक कंसिस्टेंट पोजीशन नहीं दी, और एक जो नंबर 4 फाइनली हमारे लिए स्टेबल था, उसे हमने बिल्कुल ऑल ओवर द प्लेस कर दिया। कभी वॉशिंगटन सुंदर आगे आ रहे थे, कभी कोई और आ रहा था। उसके चलते इंडिया ने कितने केसेस में तो एक अच्छी स्टेबल सिचुएशन से, जहाँ पे रोहित शर्मा ने फास्ट स्टार्ट दी थी, वहाँ से भी बुरी तरह मैचेस को हारा। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड जब घर खेलने आई तो सबको था हम 3-0 उन्हें रौंद देंगे। पहला मैच थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहा। वहाँ पे बारिश के चलते चिन्नास्वामी की पिच कुछ ऐसी हो गई जहाँ को इंडिया कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता था, पर वहाँ से भी 2-1 से सीरीज जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। बट वहीं पे गौतम गंभीर का टैक्टिकल, या कहूँगा लैक ऑफ टैक्टिकल एक्यूमेंट दिखा। उन्होंने पुणे में और वानखेड़े में अनप्रिपेयर्ड रैंक टर्नर्स दिए, जिसके चलते एवरेज स्पिन अटैक होने के बावजूद भी न्यूजीलैंड हमारे साथ compete कर पाया और हमें बुरी तरह हराने में कामयाब भी हुआ। अगर हम 2016 की सीरीज से सीख लेते, रिलेटिवली उन्हें वैसे से ट्रैक्स देते, तो मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट के पास उतना डेप्थ था कि वो इंडियन कंडीशंस में इंडियन प्लेयर्स को हरा पाते। हमने कहीं ना कहीं खड्डा खोदने की कोशिश की और उसी में बुरी तरह खुद भी गिर गए। और वो चीज़ें वहीं तक नहीं रुकी। बीजीटी में जब हम गए तो वहाँ पे यही क्लियर प्रॉब्लम दिखी कि हमारे पास अटैकिंग बॉलिंग ऑप्शंस ही नहीं थी, जिसके चलते जसप्रीत बुमराह को बहुत ज़्यादा वर्कलोड का सामना करना पड़ा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सेस बॉलिंग ऑप्शंस होने के बावजूद
भी रोहित शर्मा उसे अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। क्लियरली दिख रहा था कि ये इस कैप्टन की टीम नहीं है, एक कोच का इंटरफेरेंस है और कैप्टन को पता भी नहीं अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। और उसके चलते एक इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच जहाँ पे हमारे पास अभी भी सीरीज को 2-2 करने का पूरा मौका था, वहाँ पे फाइनली जसप्रीत बुमराह की फिटनेस ने जवाब दे दिया और वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए बाहर हो गए। वहीं पे वही सेम टैक्टिकल गेम, ऐसा नहीं था कि वहीं थम गया। लॉर्ड्स टेस्ट मैच आया, वहाँ पे हम 1-1 की बराबरी में सीरीज़ में खड़े थे। फिर से वही लैक ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस ने कहीं न कहीं हमें तंग किया। इवन फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग के टाइम पे जब लग रहा था कि हम डोमिनेट कर रहे हैं, एकदम से हमारी पूरी बैटिंग यूनिट शेल में चली गई, एज़ इफ ड्रेसिंग रूम से कोई क्लियर मैसेज ही नहीं था। 12-13 ओवर में 12-13 रन और आखिरी की 3 विकेट्स, और वहीं पे कहीं न कहीं हमने एक डोमिनेंट सिचुएशन को जाने दिया। किसी तरह से स्पिनर्स ने हमें वापस खींचा उस मैच में, जबकि वैसी सी वो पिच नहीं थी, और एक ईज़ी सी टोटल का भी हमने पूरा मेस बना दिया, बिकॉज़ ओवरऑल हमारे एंड पे क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं दिखी थी उस सीरीज़ में। और उस सीरीज़ में भी क्लियरली दिखा कि हम डिफेंसिव ऑप्शन के चलते एक ऐसी इंग्लैंड साइड जिसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड ने बुरी तरह रौंदा है, उनके साथ भी किसी तरह से अपनी जान बचा के 2-2 करके बाहर निकले। वहीं पे कहानी खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद साउथ अफ्रीका भी जब इंडिया आया, हमने फिर वही न्यूजीलैंड सीरीज वाली गलती की और एक अनप्रिपेयर्ड पिच उन्हें दी, जहां पे वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ स्पिनर्स राइट नाउ हार्मर ने हमारी चीथड़े उड़ा के रख दिए, हमारे बुरे हाल कर दिए। और जबकि हमारा स्पिन अटैक जो अब रिलेटिवली न्यू है, जिसमें अश्विन नहीं है, जडेजा वैसा पैनापन नहीं रखते, वॉशिंगटन अभी डेवलप नहीं है, और कुलदीप ज़्यादा रेड बॉल क्रिकेट खेलते ही नहीं है, आउट ऑफ डेप्थ लगा। और जब तक हम गुवाहाटी गए तो ऐसे लगा कि जैसे हमारे कंधे ही गिर गए हैं, हम इन टीम्स के साथ अब compete कर ही नहीं पाएंगे। ये चीज़ें ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ एक फॉर्मेट में दिखी। इवन जब न्यूजीलैंड इंडिया में ओडीआई सीरीज खेलने आए, तो उनके बैटर्स ने जो अग्रेसिव अप्रोच हमारे स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट दिखाई, वो सेम चीज़ हम उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट नहीं कर पाए। एक बी और सी टीम मैं कहूँगा कि न्यूजीलैंड ने खिलाई, इसमें सैंटनर कोई भी उनका प्राइमरी स्पिनर भी नहीं था, पर उन न्यू स्पिनर्स ने भी इंडिया अगेंस्ट ऐसे बॉलिंग की जैसे कि वो कठपुतली के ऊपर बॉलों को निचार रहे हो और अपने हिसाब से बॉल को अपनी तरफ खींच रहे हो, जहां टिप्पर डालना चाह रहे हो वो डाल रहे हो। ये क्लियर एग्जांपल दिखाता है कि हमारे पास कहीं ना कहीं एज अ टीम डेप्थ ही नहीं थी। हमने वर्ल्ड कप में भी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ये चीज़ फेस की, उसके चलते हमें बिल्कुल फ्लैट डेक्स पे वापस जाना पड़ा, जिसके चलते हम किसी तरह से उस वर्ल्ड कप को अपने नाम करने में कामयाब हुए। और फिर फाइनल नील इन द कॉफिन थी जब हम आयरलैंड गए, और वहाँ पे बड़ी स्क्वायर बाउंड्रीज, स्लो बाउंसी विकेट्स के लिए हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। ऐसा लगा कि जैसे हम सिर्फ उठ के पिकनिक बनाने चले गए हैं, और एक टीम जो प्रॉपरली अभी टेस्ट मैच प्लेइंग नेशन भी नहीं है, WTC का पार्ट भी नहीं है, उनके सामने भी हम ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ साइड, और जबकि उनके 6 प्रीमियर प्लेयर्स इंजर्ड थे, इतने आउट ऑफ डेप्थ लगे कि सबको लगा कि एज इफ इंडियन क्रिकेट, जिसकी बातें हो रही थी 1 महीना पहले कि वो 4 T20I की टीम्स भी उतार सकती है, वो एक मिनोस के सामने भी टिकने लायक नहीं है। यहीं तक कहानी रुक जाती। थर्ड एक और पॉइंट भी है जिसने ओवरऑल गौतम गंभीर के टेन्योर को काफ़ी टार्निश किया है, वो है प्लेयर्स में बढ़ती इनसिक्योरिटी। अब क्लियरली देखें, मोहम्मद सिराज जो बार बार अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, जो शायद आइडली ऑल फॉर्मेट प्लेयर भी होने चाहिए थे, उनकी कोई बात भी नहीं करता। वो इस आईपीएल में भी न्यू बॉल के साथ वन ऑफ दी मोस्ट इफेक्टिव बॉलर्स में से थे, बट कहीं ना कहीं रेस्ट के नाम से या किसी और बहाने के नाम से उन्हें स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रखा जाता। ओडीआई में भी वो वन ऑफ दी मोस्ट इम्प्रूव्ड बॉलर्स में से एक है, तो फिर भी उनका नाम कहीं नहीं आता। जडेजा जैसे लेजेंड के पास कोई क्लैरिटी नहीं है उनके साथ क्या होगा। बीच में संजू सैमसन जब थोड़ी क्लैरिटी दिखाने लगे, उन्हें किसी ना किसी तरह से गिल से रिप्लेस कर दिया, और फिर गिल जो कि आपका अगला जनरेशनल टैलेंट है, उसे वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट से पहले ब्रूटली ड्रॉप करके कि कॉन्फिडेंस की, पर्सनालिटी की धज्जियां उड़ा दी। पर सबसे बड़ा सवाल तो उठता है इंडियन क्रिकेट के 2 सबसे बड़े स्टार्स पे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। रोहित और विराट का टेस्ट क्रिकेट से जिस तरह से विदाई हुई, वो किसी को पसंद नहीं है, और आज भी वर्ल्ड कप को लेके उन्हें कोई क्लैरिटी नहीं है। ये भी नहीं पता वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और हर सीरीज में वो उस तरह से जाते हैं कि जैसे एक मैच का फेलियर और तलवार उनके ऊपर लटकी होगी। इस तरह से आप
अपने जनरेशनल टैलेंट को, अपने बड़े स्टार्स को ट्रीट नहीं कर सकते और इसके चलते ओवरऑल ड्रेसिंग रूम का माहौल भी हिलता है, गिरता है बिकॉज़ सबको लगता है कि कहीं न कहीं शायद हमारी पोज़ीशन इस टीम में सर्टेन नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं, उसके साथ-साथ और भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, पॉइंट्स हैं, जिन्हें आप पक्का से बताएँ, आपके हिसाब से क्या-क्या चीज़ें हैं जो और इम्प्रूव होनी चाहिए थी, जो शायद डिफरेंट तरीके से हैंडल होनी चाहिए थी। और कोशिश करें कि अपने इनसाइट शेयर करें क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सारे कमेंट्स पढ़ें और उस हिसाब से अपने अगले कंटेंट में उसे कहीं न कहीं जगह देने की पूरी-पूरी कोशिश करें। बने रहें चैनल्स के साथ। धन्यवाद।